नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। रेडियो कहानी में आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है रेशम के गुलाबी धागे और जिसे लिखा है रविकांत त्यागी जी ने। तो दृश्य कुछ यूं है। ग्रेवाल साहब से मिलना है। कैबिन के बाहर से किसी नारी का स्वर सुनाई दिया। ग्रेवाल साहब तो अब यहाँ दीक्षित सर देखते हैं। रिसेप्शनिस्ट का ये उत्तर था। एक दंपत्ति ने मेरे कैबिन में प्रवेश किया। कुछ पल तो एक फाइल में उलझा रहा, फिर गर्दन उठाई तो सामने हमारे कॉलेज की सबसे चर्चित सौंदर्य प्रतिमा, मेरी सहपाठी राम्या खड़ी थी। ओ माय गॉड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम राम्या। ओ अभय भी साथ है। अरे बैठो बैठो यार, बड़ी खुशी हुई आप दोनों से मिलकर। बट तुम लोग यहाँ अपेक्षित नहीं थे, वकील के कैबिन में। और सब हंस पड़े। मगर ये तो मिस्टर ग्रेवाल की फर्म। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बदमाश, अभय ने उदास से चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए मुझे कहा। वो मेरे ससुर साहब होते थे अभय, अब नहीं है। खैर, इतने बरस बाद मिले हो, कोई खराब खबर मत सुनाना प्लीज। सब ठीक तो है ना? वकील के पास कोई ऐसे ही तो नहीं आता। अबे साले, डाइवोर्स लेने आए हैं तेरे पास, अभय ने उसी कॉलेज वाली बेबाकी से कहा। मैंने नजर घुमाकर राम्या के उदास चेहरे की ओर सवालिया निगाह से देखा। कई पल उसकी नजरें झुकी रही। फिर उसने धीरे से कहा, आज यह कड़वी सच्चाई है यार, इस 10 साल पुराने रिश्ते की। हमने दरार को भरने का बहुत प्रयास किया रजत, मगर अमा छोड़ो यार। ये मियाँ बीवी को टूटते बिगड़ते संबंधों की दुख भरी दास्तां सुनते सुनते मैं पक गया हूँ। पहले ये बताओ, खाओगे क्या? अबे कंजूस, कॉलेज में तो कभी जेब में हाथ डालता नहीं था। अच्छा, चल वही मंगा ले अपने जमाने के मिर्ची बड़े और कोफ्ते। थोड़ा दूर है झुमरू की दुकान, मगर अरे लद गए जमाने दूर पास के। अब तो स्विगी और जोमेटो है ना, बस एक फोन। देख यार, वो वक्त तो कब का पीछे छूट गया, मगर कभी कभी बड़ी याद आती है कॉलेज के दोस्तों की। अब छोड़ यार, गुजरा जमाना क्या वापस आता है, बस यादें हैं। खैर, बात दरअसल ये है कि हम दोनों। अभय ने बात को गंभीरता की ओर मोड़ना चाहा था। अरे ये झुमरू अभी भी वैसे ही पकौड़े बनाता है। अब तक तो मर खप गया होगा। मैंने तो बड़े दिन से खाए नहीं। अच्छा, आइसक्रीम भी मंगा लेता हूँ, मुझे भी भूख लगी है। मैंने उदास बैठी राम्या की ओर एक उचटती सी निगाह डालकर कहा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तुझे याद है अभय, एक बार तू गर्ल्स हॉस्टल में घुस गया था और पकड़ा गया था। जब तू पिट रहा था तो बाहर तेरा इंतजार करते हम तीनों दोस्त भी तुझे बचाने जा घुसे थे, और फिर चारों की खूब धुनाई हुई थी। अबे डरपोक, तूने तो वार्डन मैडम के पांव ही पकड़ लिए थे। हमें पुलिस में मत देना प्लीज, अभय ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। बाद में मैडम सब लड़कियों से पूछती रही कि किसके लिए आए थे ये बदमाश। रम्या ने थोड़ा सहज होकर कहा। किसी लड़की को पता ही नहीं होगा। अरे सबको तो पता था अभय, इन आशिक महोदय के तो पूरे कॉलेज में चर्चे थे। सही कहा तुमने, कॉलेज का आशिक नंबर 1। हम चारों दोस्त किसी विषय पर बात करें, घुमा फिरा कर इसकी एक ही बात रहती थी। राम्या ऐसी है, राम्या वैसी है। उसकी आंखें, माथे पर बिखरी लटे, राम्या की सौम्य मुस्कान, उसकी गंभीरता, उसके चेहरे पर चरित्र के उच्च मापदंड की आभा। ऐसी लड़की जिंदगी में आ जाए तो जीवन स्वर्ग ही बन जाए यारो। राम्या ने कनखियों से अभय की ओर देखा। फिर मैंने ही बीड़ा उठाया था तुम्हारी मुलाकात कराने का, क्यों भूल गए? क्यों? तुमने क्यों? अरे रजत यार था अपना, और फिर उसकी मोहब्बत में आग ही इतनी थी कि कभी कभी तो लगता था कि तुम्हारे लिए सारी कायनात को जलाकर राख कर देगा, या क्या पता खुद को ही। मगर आज हम दोनों तुम्हारे पास हैं। अब इतने बरस बाद तुम्हें क्या बताऊं राम्या, उसकी डायरी तुम्हारी आशिकी से भारी रहती थी। जमाना अलग था, जब सारे प्रयास करने के बाद भी तुमसे एक मुलाकात तक नहीं हो पा रही थी, तो विक्षिप्त सा हो गया लल्लू लाल। और ये कहकर मैं हंसने लगा था, यानी कि मैं अभय का दोस्त। अकेले बैठा कभी हंसने लगता, अभय तो कभी रोने लगता। तब मुझे लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने राम्या की बात को बीच में ही काटते हुए कहा था,
और मैं हेल्प नहीं करता था तेरी साले मल्लिका से मुलाकात कराने में। एहसान फरामोश, हंसकर अभय ने भी कहा। और छुप छुप कर हमारी बातें भी तो सुनता था तू, ताकि वही डायलॉग बाद में राम्या को सुना सके। अबे, आज ही सारी पोल खोलेगा क्या दुश्मन कहीं के? जब तुम मंदिर के पीछे मिलने जाते तो तुम्हारे लिए समोसे और ठंडा भी तो मैं ही भिजवाता था। मल्लिका मल्लिका ग्रेवाल, ग्रेवाल ही थी ना वो? ओह, तो ये बात है, राम्या ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। अरे राम्या, मेरा तो कुछ नहीं, तुम्हारे आशिक साहब तो एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिमालय पर जाने को तैयार हो गए थे। हाँ, हाँ, अपनी किताबें जला डाली, महंगे कपड़े तक फाड़ दिए। अचानक एक जुनून सा पैदा होता था इसके दिमाग में तुम्हारे लिए। फिर हम सब ने चंदा करके तो इसे किताबें दिलवाई थी। राम्या ने पहली बार अनुराग भरी आंखों से अभय की ओर देखा और मैं बोले चला जा रहा था। कॉलेज के अंतिम वर्ष में ही इसके पिताजी ने इसकी शादी की चर्चा छेड़ रखी थी। अरे रईस बाप का इकलौता बेटा था। बड़े बड़े लोग हॉस्टल में इसे ही देखने आते थे। फिर हम यारों की जिम्मेदारी होती थी उन्हें निराश करके लौटा देने की। कभी हम उसके शराबी होने का ड्रामा करते तो कभी अय्याश होने का। उसके कमरे में सिगरेट का धुआं भर देते या 2-3 बोतलें लुढ़का देते। बड़े नाटक करने पड़ते थे इसके लिए राम्या। फिर एक दिन रजत के पिताजी आदम के बड़े भले और बेटे पर समर्पित इंसान है यार, है नहीं थे? ओह सॉरी यार, मैं तो अगर लेखक होता तो तेरी प्रेम कहानी पर उपन्यास लिखता। कहाँ मिलती है ऐसी मोहब्बत और कहाँ होता है ऐसा सुखद दी एंड। वो फिल्मों में दिखाते हैं ना अभय, कि प्रेमी प्रेमिका समुद्र के किनारे मरे पड़े हैं या रेत में दब गए। दोनों ने पहले कुछ क्रोध में एक दूसरे को देखा, यानी अभय और राम्या ने। फिर थोड़ा सहज होकर एक दूसरे की ओर देखा। तभी एक डिलीवरी बॉय खाने का सामान देकर चला गया। अभय ने कहा, और बता, तेरी गृहस्थी कैसी चल रही है रजत? बच्चे वगैरह? रजत ने भी स्वाद लेते हुए कहा, जबरदस्त। देखो भाई, सुहाग रात को हमने अपनी अपनी डायरी एक दूसरे को भेंट की। इसमें एक दूसरे के लिए आशिकाना शायरी और जज्बात लिखा करते थे। ये हम दोनों का एक दूसरे के लिए सबसे अमूल्य तोहफा था। फिर हमने तय किया कि आज के बाद जिंदगी में जो भी सुखद पल होगा उसे डायरी में लिखेंगे, और जब भी लड़ाई होगी अलग अलग कमरे में बैठकर उसे पढ़ेंगे। कब हम प्यार की गहराई में इतना डूब गए कि उसी रात बेटे का अंकुरण हुआ और वो बीमार हुई तो मैं रात भर जागता रहा, और मेरा एक्सीडेंट हुआ तो वो नंगे पांव दौड़ती हुई अस्पताल पहुंच गई। वो सब लिखा उस डायरी में। अरे, अपनी जिंदगी के समर्पित क्षणों को एक बार याद करके तो देखो अभय। राम्या, देख भाई, अपना तो ये है कि उसी रात तय कर लिया था, ये जो ईगो नाम की सौतन है ना, इसको अपने बीच में कभी नहीं आने देंगे। लड़ाई होती है मगर फिर दोनों को जल्दी रहती है कि कौन पहले सॉरी कहता है। अरे, गृहस्थी है तो सब चलेगा ना, लड़ाई भी होगी और प्यार भी होगा, मगर सुई धागा साथ रहते हैं रफू करने को। अरे, कोई छोटी मोटी दीवार उग भी आए तो उसे चुपचाप अंधेरे में ही गिरा देना चाहिए कि कोई देख न ले और प्यार बदनाम ना हो जाए। कुछ पल मौन छाया रहा। उसके बाद, घर आओ ना किसी दिन, दोनों खूब गप्पे मारेंगे, पुराने दिनों को याद करेंगे। मैंने बातों का फ्लो बदलते हुए कहा, यानी रजत ने। नहीं, तुम आओ रजत पहले हमारे यहाँ। बताओ कब आओगे? राम्या चेहरे पर लौट आई मुस्कान के साथ बोली, जैसे उसने कुछ निश्चय सा कर लिया हो। अरे, जब तुम बुलाओ, अगले संडे ही को ही रखते हैं। अच्छा, तुम दोनों किसी काम से आए थे ना? दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, हल्का सा मुस्कुराए, फिर बोले, फिर संडे को पक्का ना, मल्लिका को लेकर आना। और दोनों चले गए। तो ये कहानी का अंत है, एक सुखद अंत। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगली बार फिर से हाजिर हो जाऊंगी रेडियो कहानी में कोई अन्य दिलचस्प कहानी लेकर। तब तक के लिए पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान।